मोहनपुर गांव के एक गरीब घर में एक लकड़हारा सुरेश अपनी पत्नी लीला और बेटी माया के साथ रहता था। वह रोज सुबह लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल जाता और उन्हें गांव के बाजार में बेच आता। बस इसी से उनकी गुजर बसर चल रही थी। सुरेश अक्सर बीमार रहता, पर उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह कभी हिम्मत नहीं हारता। पर इस दफा वह ज्यादा ही बीमार हो जाता है। बस यूं समझ लो, वह अब बिस्तर से ही लग जाता है। इसीलिए अब उनके घर के हालात खराब रहने लगे थे। एक दिन लीला अपनी बेटी से कहने लगी, माया, ऐसा कब तक चलेगा? घर में सारा राशन खत्म है, खाने पीने को कुछ नहीं। तुम्हारे पिता की दवा के भी पैसे नहीं हैं। आखिर कब तक हम ये सब बर्दाश्त करेंगे? मैं सोचती हूँ कि मैं ही खुद कोई काम ढूंढ लूँ। नहीं नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ जमा करूँ। आप काम पर जाएंगे तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? मैं ही सुबह से जंगल जाऊंगी। नहीं माया, जंगल बहुत गहरा और खतरनाक है। तेरे पिता को तो जाते हुए कई साल बीत गए, पर तुझे अभी कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, मैं तुझे जंगल नहीं जाने दूंगी। माँ, आप चिंता न करें। मैं कई दफा पिताजी के साथ जंगल गई हूँ, मुझे थोड़ा अंदाजा है। बाकी भगवान हमारी मदद करेंगे। आप चिंता न करें माँ, मुझे जाने दें। आपका घर पिताजी के पास रहना ज्यादा जरूरी है। वह अपनी माँ को बहुत समझाती है और सुबह होते ही जंगल के लिए निकल पड़ती है। वह लकड़ियां जमा करती है, पर आज थोड़ी ही लकड़ियां जमा कर पाती है। शाम होते ही वह घर आती है। उसकी माँ उसकी बहुत चिंता करती है। वह माया से कहती है, माया, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माँ, बस आज बहुत कम लकड़ियाँ मिली तो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा मिल जाए ताकि कुछ ज्यादा पैसे आ सकें। सुबह होते ही माया फिर से लकड़ियां जमा करने निकल जाती है, इस उम्मीद के साथ कि वह आज ज्यादा लकड़ियां जमा करेगी। उसे अपने पिता की बीमारी और घर के हालात की बहुत फिक्र थी। वह बस इसी सोच में लकड़ियां जमा करते करते गहरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही चांद की चांदनी। गहरे जंगल में वह पहुंच तो जाती है, पर वहां जाकर वह घबरा जाती है। पास ही एक झोंपड़ी थी, जिससे उसे आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। माया यह आवाज सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि इतने गहरे जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है। वह झोंपड़ी के अंदर चली जाती है, जहां वह एक राक्षस को देखकर बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो राक्षस उससे कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो खुद बहुत बेबस हूं। मैं काफी दिनों से भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। बस मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम भी मुझसे मत डरो। माया बहुत डर जाती है। वह जल्दी जल्दी उसकी झोंपड़ी से बाहर आ जाती है और तेज तेज चलते हुए बहुत मुश्किल से जंगल से बाहर आती है। वह घर देर से पहुंचती है और डर के मारे लेट जाती है। उसे कांप कांप कर बुखार हो जाता है। वह बस उसी राक्षस के बारे में ही सोचती रहती है। रात उसे सपने में भी उसी की आवाज आती है।
मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो खुद बहुत बेबस हूं। मैं काफी दिनों से भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। बस मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम भी मुझसे मत डरो। वह फिर डर के मारे उठ जाती है और सोचती है। मुझे उससे डरना नहीं चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। शायद वह वाकई बहुत भूखा हो और इतने गहरे जंगल में कौन जाएगा उसकी मदद करने। पर अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। माया काफी देर इसी कशमकश में गुजार देती है कि उसे उस राक्षस की मदद करनी चाहिए या नहीं। वह अब भी कोई फैसला ही नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह वह घबराकर जंगल नहीं जाती। वह बाजार कुछ सामान लेने जाती है तो उसका ध्यान सिर्फ राक्षस में ही होता है। उसे डर लगता रहता है कि कहीं वह उसके सामने न आ जाए। बस अपनी सोच में ही वह खोई रहती है। घर आकर उसकी माँ उससे पूछती है। माया बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और आज जंगल भी नहीं गई? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बस मन नहीं चाहा जंगल जाने का। सोचा आज न जाऊं, कुछ आराम कर लूं। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। माया को बिस्तर पर भी उस राक्षस का ही ख्याल आ रहा था। वह अपनी माँ को अपने डर और घबराहट की वजह बताना चाहती थी, पर उसे डर था कि अगर उसने बता दिया तो आगे उसकी माँ उसे जंगल जाने से मना कर देगी। फिर घर कैसे चलेगा? और सबसे जरूरी तो उसके पिता की दवा थी। वह जंगल नहीं जाएगी तो दवा के पैसे कैसे आएंगे? वह बस यही सोचती रहती है। अगली रात माया गहरी नींद में फिर उसी राक्षस की आवाज सुनती है तो डर के मारे उठ जाती है। वह बहुत घबराई हुई होती है। वह सोचने लगती है। बार बार मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई देती है? शायद उसको मेरी मदद की जरूरत है। मुझे अपने अंदर से डर निकालकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसको खाना खिलाना चाहिए। कितना दर्द था उसकी आवाज में। वह वाकई बहुत भूखा था। कौन उस गहरे जंगल में जाएगा और उसको खाना देगा? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं सुबह जरूर उसकी मदद करने जाऊंगी। वह वाकई बहुत मजबूर लग रहा था। अगली सुबह वह अपनी माँ से अपनी भूख का बहाना करके कुछ खाना साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आखिर वह थी तो छोटी बच्ची ही ना। वह सारे रास्ते डरती रहती है, कभी खुद को समझाती है। बस डरते डरते वह उस राक्षस की झोपड़ी में पहुंच जाती है। राक्षस उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। मैंने तुम्हारी आंखों में मासूमियत और हमदर्दी देखी थी। तुम एक सच्चे दिल की मालिक लड़की हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे भूखे लिए खाना लाई हो। मुझे अपना नाम बताओ और तुम यहाँ इतने गहरे जंगल में क्यों आती हो? यहाँ तो कोई भी नहीं आता। माया पहले तो उससे डरती है, फिर हिम्मत करके उससे कहती है। मेरा नाम माया है। मैं दूर गांव से आई हूँ। मेरे पिताजी एक लकड़हारे हैं, वो बीमार हैं। इसीलिए अब मैं जंगल आती हूँ लकड़ियाँ जमा करने। तुम बताओ कि तुम यहाँ कब से हो? मैं तो यहाँ कब से हूँ, मेरा कोई नहीं है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे डरते हैं, इसीलिए मैं कभी बाहर नहीं आता। अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जो मेरे लिए खाना लाई हो? डर तो लगता है, पर मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। तुम बहुत भूखे थे ना? बस यही ख्याल था मुझे, इसीलिए तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ।
ये खाना ले लो, मैं चलती हूँ। अब मुझे लकड़ियाँ भी जमा करनी है। अच्छा ये बताओ, तुम दोबारा कब आओगी? मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला होता हूँ। तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्द आना दोबारा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह राक्षस को कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। रास्ते में वह लकड़ियां जमा करती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह देखती है कि उसके पिता की तबीयत खराब है। वह उन्हें लेकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर माया को उसके पिता के इलाज के लिए कुछ दिन अस्पताल में ही रहने का मशवरा देता है। माया अपने पिता के इलाज की वजह से कुछ दिन जंगल नहीं जा पाती। इधर राक्षस उसका इंतजार करते करते बहुत उदास और बीमार हो जाता है। माया पहली लड़की थी जिसने राक्षस से बात की और उसके लिए खाना लाई। राक्षस को उसकी बहुत याद सताने लगती है। कुछ दिनों बाद माया के पिता बेहतर होकर घर आ जाते हैं। माया काफी दिनों बाद लकड़ियों की तलाश में जंगल निकल जाती है। रास्ते में उसे उस राक्षस का ख्याल आता है। वह उसकी झोंपड़ी में जाती है। राक्षस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उससे कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि अब तुम नहीं आओगी। मैं बहुत बीमार पड़ गया था। शुक्र है कि तुम आ गई। मेरे पिता काफी बीमार थे। वो अस्पताल में थे। मैं वहीं जाती थी। अब वो घर आ गए हैं। आज ही जंगल आई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मिलने चली आई। अब तुम कैसे हो? अच्छा, अब तुम रोज आया करोगी ना? मेरा अपना कोई नहीं है। बस तुम ही वो पहली लड़की हो जिसने मेरा ख्याल किया, मुझसे बात की। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ तन्हाई में जी रहा हूँ। कोई मुझसे मिलना या बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं किसी से नहीं मिलता। हाँ, मैं तो अब रोज ही आया करूंगी और वक्त मिला तो तुमसे भी मिला करूंगी। पर तुम मेरा इंतजार मत करना, नहीं उदास होना। मैं कोशिश किया करूंगी कि तुमसे जरूर मिलूं। माया के दिल में अब उस राक्षस के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी। वह अब उससे डरती नहीं थी। वह रोजाना उसके लिए जंगल जाते हुए खाना ले जाती और उसके घर की सफाई करती। वह अब राक्षस का ख्याल रखने लगी थी। उधर राक्षस के दिल में हमदर्दी से बढ़कर अब मोहब्बत पैदा हो गई थी। वह बस माया की एक नजर का इंतजार करता रहता। जब माया नहीं आती तो वह बहुत ही उदास हो जाता। एक दिन वह माया से कहने लगा, माया, मैं सोचता हूं कि काश मैं भी इंसान होता। मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ घूमता फिरता। मुझसे कोई नफरत न करता। चाहे तुम इंसान नहीं हो, पर तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम ऐसा मत सोचा करो। तुम बहुत खूबसूरत हो। जिसका दिल अच्छा हो वही खूबसूरत होता है। माया, एक बात पूछूं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? न जाने कब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। कब तुम्हारी इतनी आदत हो गई कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम मुझे न मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम ही पहली लड़की हो, माया। मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसकी ये बात सुनकर माया तो घबरा ही जाती है।
और उसे कहती, ये क्या कह रहे हो तुम? शादी और वो भी जिनसे? ये सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत हमदर्दी है। तुम अकेले बेबस हो, दुनिया से छुपे बैठे हो, पर मोहब्बत और वो भी एक जिनसे। माया वहां से वापस आ जाती है। सारे रास्ते उसकी ये बातें उसे परेशान करती रहती हैं, यहाँ तक कि वह सो भी नहीं पाती। बस उस राक्षस की वही बातें सोचती रहती है। माया कई दिनों तक बहुत परेशान रहती है। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। जब वह सारी बात अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ कहती है, बेटी, यह सच है कि हम इंसान हैं और हमारी किसी राक्षस या जिन्न से शादी नहीं हो सकती, लेकिन मोहब्बत तो इंसान को किसी भी मखलूक से हो सकती है। माया, तुम्हारा रोज़ उसके लिए खाना लेकर जाना, उसकी फ़िक्र करना, उसके साथ वक़्त गुजारना, उसकी झोंपड़ी की सफाई करना, हर वक़्त उसी के बारे में सोचते रहना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है मेरी बेटी? अपने अंदर झांको माया, पहचानो और ढूंढो उस मोहब्बत को जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। माया बहुत देर तक अपनी माँ की बातों पर गौर करती है और सोचती रहती है। मैं उसे इतना याद क्यों कर रही हूँ? क्यों बार बार मुझे उसी का ख्याल आता है? क्या मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से हो सकती है? अगर मोहब्बत सिर्फ किसी खूबसूरत शहजादे से ही होती, तो मुझे बार बार उस राक्षस की याद नहीं आती। माँ ठीक ही तो कहती है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। मेरे बिना उसका क्या हाल हो रहा होगा? वह कितना बेबस और बेचैन होगा। मुझे उसे यूं नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह होते ही माया जंगल की तरफ चल पड़ती है। आज तो उससे जंगल का रास्ता ही नहीं कट रहा था। जैसे ही वह उसकी झोंपड़ी में जाती है और उसे बेहोश पड़ा पाती है, तो उदासी से उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आने में देर कर गई। मुझे अपनी मोहब्बत को समझने में वक्त लग गया। मैं तो तुमसे अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाद तुम्हारी यह हालत हो जाएगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। जैसे ही वह उसे हिलाने के लिए छूती है, वह राक्षस एक खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। माया को तो यकीन ही नहीं होता कि राक्षस अब कहाँ है। वह बहुत घबरा जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? और वह राक्षस कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये झोंपड़ी तो उस राक्षस की है। तुम यहाँ कैसे आए? थोड़ा सब्र करो माया, मैं ही वह राक्षस हूं। मेरा नाम विनोद है और मैं अपनी सेना का राजकुमार हूं। क्या तुम ही वह राक्षस हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम एक राजकुमार हो, तो तुमने राक्षस का रूप क्यों धारण किया हुआ था? माया, मेरे पिता अपने राज्य के न्यायप्रिय और नेक राजा थे। एक दिन वे एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए। उनका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मुझे एक फकीर ने बताया कि गहरे जंगल में एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, उसी से राजा का इलाज संभव है। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं। उसी क्षण मैं वह जड़ी बूटी लाने के लिए गहरे जंगल की ओर अकेला ही निकल पड़ा। बहुत कठिनाइयों के बाद मैं उस जड़ी बूटी तक पहुंच ही गया था। जैसे ही मैं उसे तोड़ने लगा, तभी वहां एक चुड़ैल आ गई। उसने मुझ पर बहुत क्रोध किया और कहा कि तुमने बिना अनुमति मेरी इस विशेष जड़ी बूटी को हाथ क्यों लगाया।
मैंने उससे बहुत क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाकर विनती की कि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। मैं केवल उनके उपचार के लिए यह जड़ी बूटी लेने आया हूं। तुम जो चाहो ले लो। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानी। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों से मुझ पर वार किया और मुझे राक्षस बना दिया। साथ ही यह श्राप दे दिया कि जब तक कोई मुझे इसी रूप में सच्चे दिल से प्रेम नहीं करेगा, तब तक मैं राक्षस के रूप में ही रहूंगा। अपना यह रूप देखकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन मैं विवश था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना कुरूप रूप लेकर मैं कहाँ जाता। लोग मुझसे घृणा करते, इसलिए मैं जंगल में ही इसी झोंपड़ी में रहने लगा। मैं अकेलेपन का जीवन बिताने लगा। मुझे कोई आशा नहीं थी कि कोई मुझसे कभी इस रूप में सच्चा प्रेम भी करेगा। फिर मेरे जीवन में तुम आई। तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरे साथ अपना समय बिताया। मुझे लगा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी। आज जब तुम भी वही सच्चा प्रेम महसूस करने के बाद मुझसे इसी रूप में अपने प्रेम का इजहार करने आई, तो वह श्राप टूट गया और मैं फिर से इंसान बन गया। माया, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे उस रूप में प्रेम करने लगी थी, जिस रूप में लोग मुझे देखकर नफरत करते थे। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझ जैसे राक्षस से सच्ची मोहब्बत की और मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। माया, मैं तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी नेक दिली का कैदी हो गया हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया तो एकदम सोच में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। उसे इस चमत्कार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद माया और राजकुमार विनोद की शादी हो जाती है। माया, जो एक गरीब लड़की थी, लेकिन दिल की सच्ची और हमदर्द थी, उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि वह महलों की रानी बनेगी। लेकिन उसकी नेक फितरत ने उसे एक गरीब लकड़हारे की बेटी से महलों की रानी बना दिया। यह कहानी हमें मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत बताती है। जब इंसान किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, तो उसे उसकी खूबसूरती या बदसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं होती। मोहब्बत भगवान की बनाई हुई किसी भी मखलूक से हो सकती है, और हम मोहब्बत के ज़रिए बुराई को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।